सेक्शन 25 एग्जम्पशन फ्रॉम कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी की लॉज बनाने की पावर हमने देखी थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तो इससे एग्जम्पशन देने की पावर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, अब कस्टम्स एक्ट में दो तरीके की एग्जम्पशंस है। There are two types of exemption. Number one is general exemption and the second one is special exemption. एक है जनरल और दूसरी है स्पेशल। अब इसके अंदर का कंटेंट क्या है हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले एक मेन डिफरेंस देखते हैं कि जनरल और स्पेशल एग्जम्पशन में क्या है, ये समझने का ट्राई करते हैं। देखो, जनरल एग्जम्पशन मतलब ये पूरे इंडिया में सबके लिए वैलिड है इक्वली। लेट से गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है, एक एग्जम्पशन दी कि कोई भी पर्सन इंडिया में अगर क्लोथ्स इंपोर्ट करेगा, क्लोथ्स को इंपोर्ट करेगा तो उस पर कस्टम ड्यूटी जीरो हो जाएगी, उसमें से उसको एग्जम्पशन मिल गई कस्टम ड्यूटी की। अब कौन इंपोर्ट करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी कर सकता है। इंपोर्ट मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है, ये आप भी इंपोर्ट कर सकते हो, कोई और पर्सन जो कपड़ों में डील करता है या नहीं करता वो भी इंपोर्ट कर सकता है। चाहे ये रिलायंस अंबानी इंपोर्ट करे, कोई लेना देना नहीं, चाहे छोटे लेवल का बिजनेस मैन है, बड़े लेवल का बिजनेसमैन है, कोई भी करे, जनरल एग्जम्पशन है, सबके लिए वैलिड है। ठीक है, अब यही बात अगर स्पेशल एग्जम्पशन के बारे में हम देखें, गवर्नमेंट ने एक स्पेशल एग्जम्पशन दी। अब ये सबके लिए वैलिड नहीं है, ये सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए वैलिड है या स्पेसिफिक पर्पस के लिए वैलिड है। कहने का मतलब, लेट से अंबानी है, रिलायंस कंपनी, इन्होंने कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है, जियो के लिए कुछ टेक्नोलॉजी है, कोई टावर है या कुछ भी हो सकता है, कोई भी इक्विपमेंट मशीनरी है, ये इंपोर्ट करनी है। कितनी वैल्यू की है, कोई लेना देना नहीं, वैल्यू का कोई लेना देना नहीं इसमें, बस एक मशीन है जो इन्होंने इंपोर्ट करनी है। अब ये गवर्नमेंट के पास जाएंगे और कहेंगे कि हमें एक स्पेशल नोटिफिकेशन, स्पेशल एग्जम्पशन दो कि मैं मशीन फ्री में इंपोर्ट कर पाऊँ, फ्री एज इन कस्टम ड्यूटी इसमें ना लगे। अब वो अपने रीज़न देंगे कि इस टेक्नोलॉजी से इंडिया का मतलब डेवलपमेंट होगी, जो भी होगा, कोई वैसे हमें जानने की ज़रूरत नहीं है क्या रीजंस है, बस वो एक गवर्नमेंट को अप्रोच करेंगे कि स्पेशल एग्जम्पशन हमें चाहिए। अब गवर्नमेंट देखेगी देनी है नहीं देनी, बट ये सिर्फ रिलायंस के लिए वैलिड होगी, कोई और इस एग्जम्पशन को यूज़ नहीं कर सकता, जिसके लिए इशू करी गई है सिर्फ वही कर सकता है। अब रिलायंस की जगह अगर कहे एयरटेल यूज़ करना चाहे अपनी टेक्नोलॉजी के लिए, नहीं यूज़ कर सकता, उसे अलग से लेनी पड़ेगी एग्जम्पशन। ठीक है, ये तो हो गया एक स्पेसिफिक पर्सन को दिया एग्जम्पशन। अब गवर्नमेंट ने स्पेसिफिक पर्सन को ना देते हुए सिर्फ ये कहा कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में कोई भी अगर इस मशीन को इंपोर्ट करना चाहे तो कर सकता है, कस्टम ड्यूटी उस पर माफ़ हो जाएगी, एग्जम्प्ट हो जाएगी। तो अब स्पेसिफिक पर्सन क्या हुआ, टेलीकॉम इंडस्ट्री। अब इसमें रिलायंस यानी कि जियो भी आ गया, वोडाफोन भी आ गया, एयरटेल भी आ गया। बट क्या इसमें टाटा आ सकता है? टाटा का कोई टेलीकॉम से रिलेटेड है नहीं, टाटा इंडिकॉम पहले होता था, अब तो कुछ है नहीं। क्या इसमें और कोई कंपनी आ सकती है? कोई और कंपनी नहीं आ सकती किसी भी सेक्टर की। क्या इसमें कोई फार्मा की कंपनी आ सकती है या होटल्स की आईटीसी आ सकती है? कोई कंपनी नहीं आ सकती। सिर्फ यही कंपनी अगर टेलीकॉम टावर्स ये इंपोर्ट करेंगे तभी इनको स्पेशल एग्जम्पशन मिलेगी। तो ये हो गया स्पेशल एग्जम्पशन, जो सबके लिए वैलिड नहीं है, सिर्फ स्पेशल पर्पस या स्पेशल पर्सन के लिए ही वैलिड है जिन्होंने वो मांगी है एग्जम्पशन। ये तो था एक बेसिक डिफरेंस। अब देखते हैं कि इनके अंदर का कंटेंट क्या कहता है। सबसे पहले हम देखते हैं जर्नल एग्जम्पशन। इफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट इट इज नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि पब्लिक के जनहित में जारी है, ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बेनिफिशियल है, इट में बाय अ नोटिफिकेशन in the official gazette, notification by the in the official gazette, exempt generally either absolute or subject to such conditions that needs to be fulfilled before or after clearance as may be specified in the notification, goods of any specified description from the whole or any part of duty of customs leviable thereon। क्या कह रहे हैं, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ज़रूरी है तो वो एक नोटिफिकेशन पास करेगी। गवर्नमेंट कहाँ पे देगी? ऑफिशियल गेजेट में।
और नोटिफिकेशन में क्या होगा, वो एग्जम्प्ट कर देगी। नोटिफिकेशन में एक टेक्निकल एरर था, एक बार फिर से देखते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए वैलिड है तो वो एक नोटिफिकेशन पास करेगी, कहाँ पे, ऑफिशियल गैजेट में, टू एग्जम्प्ट जर्नली गुड्स ऑफ एनी स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द होल और एनी पार्ट ऑफ ड्यूटी। होल यानी कि 100% एग्जम्पशन भी दे सकती है, एनी पार्ट मतलब हो सकता है कि पूरा 100% एग्जम्पशन ना दे, हो सकता है कि 30% एग्जाम कर दे या कुछ भी दे सकती है, एनी पार्ट भी दे सकती है। अब ड्यूटी अलग अलग तरीके की होती है, बेसिक कस्टम ड्यूटी होती है, देन SWS, ये हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे आगे, और एडिशनल कस्टम ड्यूटी होती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी, अलग अलग तरीके की है। तो हो सकता है कि पूरी सब में एग्जामेशन दे दे या किसी पार्ट का एग्जाम्प्ट कर दे, वो नोटिफिकेशन में स्पेसिफाइड होगा। और कोई कंडीशंस फुलफिल करनी हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती, वो भी नोटिफिकेशन में लिखा होगा कि बिफोर करनी है, आफ्टर करनी है, सारी डिटेल्स होगी नोटिफिकेशन में। बस कहने की बात है कि एग्जाम्प्ट करेगी कैसे, इट विल एग्जाम्प्ट जर्नली, और कैसे करेगी, बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। ठीक है, अब आता है स्पेशल एग्जाम्शन। इसमें भी यही कहता है, अगर CG इज सेटिस्फाइड दैट इट इज नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट, इट में बाय अ स्पेशल ऑर्डर, स्पेशल ऑर्डर देगी। इन ईच केस, हर एक केस को अलग से देखा जाएगा, ऐसा नहीं है कि ये जर्नली है। हर एक केस, जैसे हमने एग्जांपल देखा था कि हो सकता है ये टेलीकॉम इंडस्ट्री का केस हो सकता है कोई मेडिकल फार्मा कंपनी है, उसको कोई केमिकल्स या कोई मेडिसिन इंपोर्ट करनी है, उसका केस देखेगी, स्पेशल ऑर्डर निकलेगा हर एक केस में। exempt from payment of duty of any goods only under circumstances of an exceptional nature to be stated in such order, कि कोई circumstances होंगे, reasons होंगे exceptional nature के, जो कि उस order में लिखा होगा कि हम क्यों दे रहे हैं exemption from for this case। ठीक है, तो स्पेशल एग्जाम्पशन कैसे देंगे, एक स्पेशल ऑर्डर इन ईच केस, और जर्नल के लिए एक ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन पास कर देंगे जो पूरे पब्लिक के लिए, पब्लिक एट लार्ज उसे देख सकती है। तो ये तो थे दो टाइप्स, जनरल और स्पेशल एग्जाम्पशन। अब कुछ एक पॉइंट्स पढ़ते हैं। सबसे पहले ये नोट है स्पेसिफिक, एक बार देख लेते हैं। नो ड्यूटी शैल बी कलेक्टेड इफ द अमाउंट ऑफ ड्यूटी लेविड इज इक्वल टू और लेस देन 100 रुपीज। यानी कि अगर कस्टम ड्यूटी की अमाउंट 100 रुपीज़ या उससे कम की होती है तो कस्टम ड्यूटी चार्ज करने की जरूरत नहीं है। ये भी एक तरीके से एग्जाम्पशन है कि 100 रुपये या उससे कम की ड्यूटी कलेक्ट नहीं करनी। ठीक है, अब आते हैं सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर जर्नल एग्जाम्पशन। ये स्पेसिफिक के लिए नहीं है, सिर्फ जर्नल के लिए है। देखो क्या कहते हैं, पहले मैं एक आइडिया देता हूँ कि ये क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्या है ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट। देखो जो स्पेशल एग्जाम्पशन है, जब भी गवर्नमेंट ये पास करेगी, किसी पर्सन को देती है, लेट्स से रिलायंस को उन्होंने दिया, तो उसी एग्जाम्पशन जो स्पेशल ऑर्डर है इसमें लिखा होगा कि कब तक के लिए वैलिड है, यानी कि डेट दे रखी होगी कब तक के लिए वैलिड है। बट जनरल एग्जाम्पशन बेसिकली इससे भी वैलिडिटी लिखी होनी चाहिए, बट जनरल एग्जाम्पशन पब्लिक के लिए, लार्ज सबके लिए अवेलेबल है, तो हो सकता है कि इसमें वैलिडिटी ना लिखी हो। तो एक जनरल रूल है कि ये कब तक वैलिड है, वही चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अगर कोई जनरल एग्जाम्पशन जिसमें कंडीशंस है, हमने ऊपर देखा था ना कि वेदर देयर कुड बी अ कंडीशन और नॉट सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस, तो अगर कोई जनरल एग्जाम्पशन जिसमें कंडीशनल एग्जाम्पशंस है कि कंडीशन फुलफिल करनी है, उसकी वैलिडिटी होगी अप टू 31st डे ऑफ मार्च, यानी 31 मार्च, विच विल बी फॉलोइंग इमीडिएटली आफ्टर 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ सच नोटिफिकेशन। अब हो सकता है समझ ना आया हो, इसको ब्रेक डाउन करते हैं। देखो लेट से जो जनरल एग्जाम्पशन है, कंडीशनल जो एग्जाम्पशन हमें मिली है, वो मिलती है हमें 1 अगस्त 2024। अब जनरल एग्जाम्पशन में जितनी वैलिडिटी है वो नोटिफिकेशन में नहीं मेंशन। ठीक है, तो हम जनरल रूल क्या निकालेंगे कि इट विल बी वैलिड टिल 31 मार्च, यानी ये 31 मार्च तक वैलिड है, बट कौन से ईयर तक ये हमें देखना है। तो 31 मार्च ऐसी जो 2 साल बाद आए, तो 1 अगस्त 2024 के बाद 31 मार्च 2 साल बाद कब आ रही है,
1 अगस्त के बाद अगर हम देखें 1 अगस्त 2025 आया और फिर 1 अगस्त 2026 आया। ठीक है, 2 साल बीत गए, 2024 से 2025 और 2026, ये हो गए 2 साल। इसके बाद 31 मार्च कब आएगी? 31 मार्च आएगी 2026 की तो निकल गई, तो अब आएगी 2027 की। तो यही यहाँ पे कह रहा है, इट विल बी वैलिड अप टू द 31st डे ऑफ मार्च, up to the 31st day of March, which will be following immediately after 2 years from the date of such notification। यानी नोटिफिकेशन के 2 साल बाद जो भी 31 मार्च आएगी तब तक के लिए वैलिड है। एमसीक्यू पॉइंट के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है छोटा सा पॉइंट, बट एमसीक्यू में आ सकता है ये 2 मार्क्स के लिए। तो ये है इसकी वैलिडिटी। अगर नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल गेजेट में गवर्नमेंट ने छापी है, जो भी पब्लिश करी है, उसमें अगर वो लिख दे कि ये जो एग्जाम्शन है सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड है, तब तो बात ही खत्म, तब तो उन्होंने लिख ही दिया कि कब तक उसकी वैलिडिटी है। बट अगर नहीं मेंशन करा तो हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं कि वैलिडिटी कितनी है। दैट वुड बी 31st डे ऑफ मार्च फॉलोइंग इमीडिएटली आफ्टर 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ सच नोटिफिकेशन। ठीक है, बट ये जो पीरियड ऑफ वैलिडिटी है ये नहीं अप्लाई होगा, इट विल नॉट अप्लाई टू सच एग्जाम्शन ग्रांटेड टू। ये 4 पॉइंट्स है, इसके लिए वैलिड नहीं होगा। सबसे पहले हम लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं, सीजी स्कीम हैविंग अ वैलिडिटी ऑफ मोर देन 2 years। गवर्नमेंट की कोई स्कीम है जिसकी वैलिडिटी 2 साल है और उसके लिए गवर्नमेंट ने जनरल एग्जाम्शन निकाली है। लेट्स से वो स्कीम की वैलिडिटी 4 years की है, तो स्कीम की वैलिडिटी 4 years है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो उसकी एग्जाम्शन है उसकी भी तो 4 years ही होगी जब तक उसके प्रोजेक्ट है या स्कीम है। तो उसको हम ये 2 साल वाले क्राइटेरिया नहीं देख सकते। उसके बाद कोई स्कीम है FTP आ रही है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की, उस पर एप्लीकेबल नहीं है। कोई ऑब्लिगेशंस अंडर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स या ट्रीटीज है, यानी कि यूनाइटेड नेशन की कोई एजेंसीज है या कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ कोई ऑब्लिगेशन है, तब ये नहीं देखेंगे 2 साल की। और कोई मल्टी लैटरल या बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स है, तब भी ये 2 साल का हमारा वैलिड नहीं होगा इन 4 सिचुएशंस में। अब हम देखते हैं व्हाट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ नोटिफिकेशन। ये क्या चीज़ है? हमने ऊपर देखा था कि अगर जनरल एग्जाम्शन की कोई डेट वैलिडिटी नहीं बता रखी कब तक वैलिड है, तो हम 31st डे ऑफ मार्च देखते हैं, विच फॉल आफ्टर 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ सच नोटिफिकेशन, यानी कि उस नोटिफिकेशन की डेट से। तो वो डेट क्या होगी वही हम देखेंगे यहाँ पे, व्हाट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन स्टार्ट कब से हो रही है। तो नॉर्मली ये हमें लिखा होगा एग्जाम्शन में, जो नोटिफिकेशन है वहाँ पे खुद ही लिखा होगा डेट क्या है। बट इफ इफेक्टिव डेट इज नॉट मेंशन, the date of its issue by CG for publication in the official gazette, यानी कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट इसे इशू कर देता है कि तुम इसे ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश कर दो, डेट ऑफ इट्स इशू। अब फॉर एग्जांपल लेट्स से सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 नवंबर को इशू कर दिया, यानी कि अपने जो भी डिपार्टमेंट है उनको दे दिया कि ये नोटिफिकेशन इशू करनी है और इसको पब्लिश कर दो ऑफिशियल गैजेट में। अब गैजेट में पब्लिश करते करते 2 दिन लग गए, ये जाके पब्लिश हुई 4 नवंबर को। तो कब से वैलिड मानी जाएगी ये नोटिफिकेशन? ये नोटिफिकेशन मानी जाएगी, इशू कब दिया? 2 नवंबर को, तो 2 नवंबर से वैलिड माना जाएगा कि ये हमारी नोटिफिकेशन इफेक्टिव है। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इफ द नोटिफिकेशन इज इशूड ऑन 2 नवंबर एंड पब्लिश्ड इन द गैजेट ऑन 4 नवंबर, द नोटिफिकेशन विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द 2 नवंबर। इसको 2 नवंबर से माना जाएगा जिस दिन गवर्नमेंट इशू करती है। ठीक है, स्पेशल ऑर्डर यानी कि स्पेशल एग्जाम्शन के लिए, स्पेशल एग्जाम्शन के लिए ये रूल फॉलो नहीं होगा, उसका डेट ऑफ इट्स इशू हमेशा मेंशन होगा स्पेशल ऑर्डर में, क्योंकि एक वो स्पेशल ऑर्डर है तो उसमें हमेशा मेंशन होगा। ठीक है, अब हो सकता है कि कोई गवर्नमेंट क्लैरिफिकेशंस निकाले। क्लैरिफिकेशन एज एन गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन तो इशू कर दिया या स्पेशल ऑर्डर पास कर दिया, बट उसमें कुछ ना कुछ डाउट्स है जिसके लिए वो वैलिड है। जनरल पब्लिक ये जो स्पेशल पर्सन है उसको डाउट्स आ रहे हैं, तो उसको गवर्नमेंट क्या करेगी? क्लैरिफाई करेगी थ्रू सर्कुलर, थ्रू नोटिफिकेशन या किसी भी तरीके से। तो कब तक क्लैरिफाई कर सकती है? क्लैरिफिकेशंस में बी इशूड विद इन 1 year फ्रॉम द इशू ऑफ द नोटिफिकेशन,
यानी कि जो भी डेट ऑफ नोटिफिकेशन है उसके 1 साल के अंदर अंदर तक क्लैरिफिकेशंस आ जानी चाहिए और उसका इफेक्ट होगा रेट्रोस्पेक्टिव। ऐसा देखा जाएगा कि डे 1 से ही हो। लेट्स से 2 नवंबर को इशू करी थी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, इसके बाद इसकी क्लैरिफिकेशंस कुछ आई लेट्स से 30 अप्रैल को नेक्स्ट ईयर। ये 2024 है और 2025 में जाके इसकी क्लैरिफिकेशन आई, विद इन 1 ईयर है। तो इसका जो इफेक्ट होगा ये शुरू से ही माना जाएगा रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ठीक है, ये एक बेसिक से थोड़े से पॉइंट्स याद रखने वाली चीज़ है और कुछ नहीं है इसमें। अब हम देखेंगे सेक्शन 25 के, यानी कि जो एग्जाम्शन है उसके दो पार्ट्स है, सेक्शन 25A एंड सेक्शन 25B। दोनों ही सिंपल सेक्शंस है, लेट्स सी। और इसको हम लिंक कर सकते हैं सेक्शन नंबर 20 री इम्पोर्ट के साथ, जो हमने इससे पहली वाली वीडियो में पढ़ा था। लेट्स सी 25A कहता है एग्जम्पशन फ्रॉम कस्टम्स ड्यूटी ऑन इम्पोर्टेड गुड्स यूज्ड फॉर इनवर्ट प्रोसेसिंग। यानी कस्टम ड्यूटी का एग्जम्पशन मिल रहा है इम्पोर्टेड गुड्स पे, इम्पोर्ट पे जो का यूज हो रहा है फॉर इनवर्ट प्रोसेसिंग। क्या कहने का मतलब, where CG is satisfied it is necessary in the public interest it may by notification। नोटिफिकेशन कहाँ पे आती है, ऑफिशियल गैजेट में। तो इसका मतलब ये एक तरह से जनरल एग्जम्पशन है। अगर अगर ये इन पब्लिक इंटरेस्ट इट में बाय ऑर्डर होता तो ये होता स्पेशल ऑर्डर, यानी कि स्पेशल नोटिफिकेशन, स्पेशल एग्जम्पशन। ठीक है, तो सीजी क्या कर सकती है, इट कैन एग्जम्प्ट गुड्स विच आर इम्पोर्टेड फॉर द पर्पस ऑफ रिपेयर या फर्दर प्रोसेसिंग या मैन्युफैक्चर फ्रॉम द होल और पार्ट ऑफ कस्टम ड्यूटी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। कहने का मतलब, अगर कोई गुड्स इंडिया में इंपोर्ट हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं, रिपेयर्स के लिए या मैन्युफैक्चर के लिए या कोई रीप्रोसेसिंग होनी है उस पर, तो उन गुड्स पे गवर्नमेंट उसको एग्जम्पशन दे सकती है। कंडीशन क्या है, द गुड शेल बी री एक्सपोर्टेड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच द ऑर्डर फॉर क्लियरेंस ऑफ द इम्पोर्टेड गुड्स इज मेड। यानी कि इंडिया में जब वो लैंड करेंगे, इंपोर्ट होंगे, उसके 1 साल के अंदर अंदर उसको री एक्सपोर्ट कर दो। एंड द इम्पोर्टेड गुड्स आर आइडेंटिफाइबल इन द एक्सपोर्ट गुड्स। ठीक है, अब ये पढ़ के कुछ याद आ रहा है कि री इम्पोर्ट में एक हमारा क्लॉज नंबर 2 था जो सेम बातें करता था थोड़ी बहुत। और अगर नोटिफिकेशन देखें तो नोटिफिकेशन थी 158/95। अगर ये वाला पॉइंट याद है, यहाँ पे था एग्जम्पशन टू री इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड पार्ट देयर ऑफ फॉर रिपेयर्स, रीकंडीशनिंग, रीप्रोसेस, रीमेकिंग, सिमिलर अदर प्रोसेस, अलग अलग तरीके दे रखा था। इसमें रिपेयर रीकंडीशनिंग अलग रखा था और रीप्रोसेस, रिफाइनिंग, ये सारी प्रोसेसेस को अलग रखा था। अब ऐसा यहाँ पे तो कुछ नहीं करा इन्होंने 25A में, बट थोड़ा सा लॉजिक सेम है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 25A में गुड्स आ रहे हैं इंडिया में रिपेयरिंग के लिए, और यहाँ पे भी क्या था, गुड्स इंडिया में मैन्युफैक्चर हुए थे, फिर हमने उनको बाहर जाके सेल करा था और तब जाके वो उसमें गड़बड़ हुई तो वो इंडिया में आए रिपेयरिंग के लिए। बट सेक्शन 25 एक ओवरऑल एग्जाम्पशन है। ये क्या कहता है, कोई भी गुड्स हो चाहे इंडिया में मैन्युफैक्चर हुए हो ना हुए हो, इंडिया में अगर रिपेयरिंग के लिए आते हैं या फर्दर प्रोसेस के लिए, मैन्युफैक्चर के लिए, हम गवर्नमेंट उस पर एग्जाम्पशन दे सकती है। बट कंडीशन ये कि 1 साल के अंदर अंदर उसको री एक्सपोर्ट कर दो। यहाँ पे कंडीशन थोड़ी ज़्यादा थी कि जो री इम्पोर्ट है वो कितने टाइम में होना चाहिए, फिर उसके बाद एक्सपोर्ट 6+6 करके 1 ईयर में होना चाहिए। बट इस वाले एग्जाम्पशन में 25A में कोई री इम्पोर्ट का सीन नहीं है कि री इम्पोर्ट कर रहे हैं हम, भले ही गुड्स बने हैं लेट से चाइना में। ठीक है, चाइना वालों ने यूएसए में सेल करे, यूएसए में मशीनरी गई, मशीनरी में कोई फॉल्ट हुआ तो यूएसए ने उसको वो इंडिया भेज दिया ठीक करने के लिए। तो बने चाइना में, सेल हुए यूएसए में और रिपेयरिंग के लिए आ रहे इंडिया में, तो इधर ये कंडीशन वैलिड हो सकती है। अगर ये रिपेयरिंग के लिए आ रहे हैं और 1 साल के अंदर अंदर इसको वापस भेज दे तो ये 25A की एग्जाम्पशन मिल सकती है। ठीक है, बस थोड़ा सा लिंकेज है री इम्पोर्ट के साथ, बट कंसेप्ट बिल्कुल अलग है। और री इम्पोर्ट तो हमने डिटेल में पढ़ाई था। तो ये था 25A, कुछ है नहीं खास इसमें जान। और सिमिलर बेसिस में 25B सेक्शन है। 25B क्या कहता है, इसको अगर हम लिंक करेंगे तो सेक्शन 20 री इम्पोर्ट के क्लॉज नंबर 1 और उसका सीरियल नंबर 2 से हम इसको लिंक करेंगे, और जिसका नोटिफिकेशन नंबर था 45/2017। देख लेते हैं, अभी इसको पहले रीड करते हैं। Notwithstanding anything contained in section 20
where the central government is satisfied it is necessary in the public interest it may by notification मतलब general exemption exempt goods which are re-imported. इसको एक एक करके देखते हैं. यहाँ पे अपना इंडिया है और यहाँ पे यूएसए है. इंडिया से कोई गुड्स एक्सपोर्ट हुए और वो गुड्स वापस री इम्पोर्ट हुए. ठीक है, तो गवर्नमेंट री इम्पोर्टेड गुड्स को एग्जम्प्ट कर देगा, यानी कि ये जो री इम्पोर्टेड गुड्स है इसकी कस्टम ड्यूटी एग्जम्प्ट कर देगा आफ्टर बीइंग एक्सपोर्टेड फॉर द पर्पस ऑफ रिपेयर, फर्दर प्रोसेसिंग या मैन्युफैक्चर फ्रॉम द होल और पार्ट ऑफ कस्टम ड्यूटी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस. कंडीशंस क्या है कि री इम्पोर्टेड हो जाना चाहिए विद इन 1 ईयर एंड द गुड शुड बी सेम आइडेंटिफाइबल. तो कहने का मतलब अगर इंडिया से कोई गुड्स एक्सपोर्ट करे हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिपेयर या फर्दर प्रोसेसिंग या मैन्युफैक्चर और उन गुड्स को वापस री इम्पोर्ट कर लिया तो उस पर कस्टम ड्यूटी माफ हो जाएगी. अब ये सिमिलर थोड़ा सा लग सकता है सेक्शन 20 के क्लॉज नंबर 1 के सीरियल नंबर 2 से, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, द गुड्स अदर देन दोज फॉलोइंग अंडर सीरियल नंबर 1 एक्सपोर्टेड फॉर रिपेयर्स अब्रॉड. रिपेयर कहाँ पे हो रही है? अब्रॉड, यानी कि यूएसए में. तो उसके बारे में हमने पढ़ा था कि उसकी फेयर वैल्यू ऑफ कॉस्ट वेदर इंकर्ड और नॉट, सब कुछ अच्छे से सीखा था हमने इसमें. बट सेक्शन 25B क्या कहता है? सेक्शन 20 में जो लिखा है वो तो बात ठीक है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 20. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है इफ सीजी सेटिस्फाइड इट इज़ नेसेसरी इन पब्लिक इंटरेस्ट, वो एक नोटिफिकेशन निकालेगा और एग्जम्प्ट कर देगा री इम्पोर्टेड गुड्स को. अगर वो री इम्पोर्टेड गुड्स को हमने पहले एक्सपोर्ट करा था जिनका पर्पस था रिपेयर, फर्दर प्रोसेस या मैन्युफैक्चर, तो अब्रॉड में ही रिपेयर हो रही है, यहाँ पे सिर्फ रिपेयर का कंसेप्ट कवर था. सेक्शन 20 में री इम्पोर्ट में सिर्फ रिपेयर दे रहे थे, यहाँ पे हम फर्दर प्रोसेसिंग या मैन्युफैक्चर भी कवर हो रहा है. तो गवर्नमेंट इसको एग्जम्प्ट कर सकती है 25B में. बस इतनी सी ये बात करना चाहता था आपसे. बस क्वेश्चन खत्म, सॉरी ये सेक्शन खत्म. एक आधा क्वेश्चन देखते हैं इसका फटाफट से और इसको यहाँ पे खत्म करते हैं. क्या कहता है? मेसर्स XYZ a 100% export oriented undertaking imported DG sets and furnace oil duty free for setting up captive power plant for its power requirement for export production. तो क्या कह रहा है? एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, अंडरटेकिंग है EOU, उसने कोई DG सेट्स को इंपोर्ट करा है और फर्नेस ऑयल ड्यूटी फ्री करा है, यानी कि कोई एग्जम्पशन नहीं, इस पे एग्जम्पशन ले ली, ड्यूटी कोई पे नहीं करी, और वो उससे पावर प्लांट बनाएगी ताकि उस अपनी एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके. कहने का मतलब जो भी इसका प्रोडक्शन है सारा एक्सपोर्ट का माल बनाती है. दिस बेनिफिट वॉज अवेलेबल वाइड एन एग्जम्पशन नोटिफिकेशन, यानी कि एक जर्नल एग्जम्पशन है नोटिफिकेशन के थ्रू. दे यूज द पावर सो जनरेटेड फॉर एक्सपोर्ट प्रोडक्शन बट सोल्ड सरप्लस पावर इन डोमेस्टिक टैरिफ एरिया एज पावर कुड नॉट बी स्टोर्ड. कहने का मतलब इन्होंने डीजी सेट से इलेक्ट्रिसिटी बनाई होगी, उस इलेक्ट्रिसिटी का इन्होंने क्या करा, सबसे पहले तो इन्होंने अपनी प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करा. लेट से इन्होंने 1 लाख यूनिट बनाने थे, सब कुछ बना डाले. अब उसके बाद कोई सरप्लस पावर बच गई इनके पास, जो इन्होंने डोमेस्टिक में बांट दिया. डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, पावर कुड नॉट बी स्टोर्ड, उसको स्टोर करके रख नहीं सकते थे. पानी तो है नहीं कि वाटर है या कुछ और है उसको स्टोर करके रख लो, इलेक्ट्रिसिटी है. तो इसके लिए उन्होंने इसको डोमेस्टिक यानी कि इंडिया में उसको बेच दिया. कस्टम डिपार्टमेंट आए and he demanded a custom duty on DG sets and furnace oil as the surplus power has been sold in domestic tariff area. The notification does not contain a specific restriction that the imported goods can only be used for manufacture of export goods. Do you think the demand of custom department is valid? अब ये कहना क्या चाह रहा है, ये चीज़ हमने पहले पढ़ी नहीं है सेक्शन में, बट कहना क्या चाह रहा है कि कस्टम डिपार्टमेंट आया, उन्होंने कहा कि हमने तुम्हें एग्जाम्पशन दी थी कि सिर्फ तुम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स बनाओ और उसको एक्सपोर्ट करो, तुम उसको डोमेस्टिक में सेल करने लग गए. अब उनका कहना है कि हम यहाँ पे सरप्लस था तो हम इसको स्टोर करके रख नहीं सकते थे, क्या करें, इसका अचार तो डाल नहीं सकते, तो हमने इसको बेच दिया डोमेस्टिक एरिया में. ठीक है. और नोटिफिकेशन जो तुमने निकाली थी, तुमने मतलब कस्टम डिपार्टमेंट ने, उसमें भी कोई स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन नहीं थी कि हम इस पावर को यूज़ नहीं कर सकते, कि ये सिर्फ ओनली फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स के लिए यूज़ होगा. तो क्या कहता है,
द फैक्ट्स ऑफ द केस आर सिमिलर टू द केस ऑफ, अभी कोई केस का नाम है, याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है एग्जाम के लिए, एग्जाम में बस पास हो और चलते बनो। जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, एग्रीड टू द व्यू टेकन बाय द ट्रिब्यूनल दैट इन द एब्सेंस ऑफ अ रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज इन द नोटिफिकेशन that imported goods are to be solely or exclusively used for manufacture of goods for export, there is no violation of any condition of the notification। कह रहे नोटिफिकेशन में कुछ लिखा ही नहीं है, एब्सेंस है कोई रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज कि तुम इंपोर्टेड गुड्स को सिर्फ एक्सपोर्ट प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हो। तो इफ सरप्लस पावर जनरेटेड ड्यू टू अनफॉरसीन एग्जिजेंसीज इज सोल्ड इन द डोमेस्टिक टेरिफ एरिया, कोई वॉलेशन नहीं हुई। Therefore, no duty can be demanded from the company for selling the surplus power in the domestic area for the following reasons. They have used the DG sets and furnace oil imported duty free for generation of power, and such power generated has been used for manufacturing of goods for export, and only the surplus power has been sold as power cannot be stored। ये क्वेश्चन याद ही करना पड़ेगा, ये किसी से रिलेटेड नहीं है, बट ICAI की स्टडी मैट का क्वेश्चन है, तो हमें इसे रीड करते हुए जाना है। ठीक है, इसके साथ हमारा सेक्शन नंबर 25 एग्जाम्शन खत्म होता है, और कुछ भी नहीं है इसमें। ये 25 है, 25B मैं सजेस्ट करूंगा सेक्शन 20 के साथ ही रीड करना, थोड़ा सा एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ठीक है, 25A को हम रेफर करेंगे नोटिफिकेशन 158/95 के साथ, यानी कि अपना क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 20 जो हमने पढ़ा था। और 25B को, इसको हम लिंक कर सकते हैं नोटिफिकेशन 45/2017 विच इज आवर क्लॉज 1, इसका सीरियल नंबर 2। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच।